नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में शुक्रवार के बाद। बहुत सारे लोग और बहुत सारे सवाल, पर उसमें सबसे प्रधान सवाल ये होता है, पंडित जी मेरा बेटा विवाह प्रेम करेगा या अपनी मर्जी से करेगा, या फिर प्रेम विवाह करेगा, या फिर मेरी मर्जी से करेगा, या हमारी भी सुनेगा। ऐसे माता पिता को सबसे पहले, अगर मेरे पास जो थोड़ी सी बुद्धि है, हालांकि नहीं है, तो एक बात कहूँगा, आप अपने बच्चों को सबसे पहले मंदिर भेजना और संस्कार से युक्त रखना, ये दो जिम्मेदारी आप निभा लीजिए। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उन्हें कन्वेंट स्कूलों में पढ़ाने की ही नहीं होती है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे कर्म क्षेत्र हैं जो बच्चों के लिए हमें करने होते हैं। ये पहली बात। दूसरे नंबर पे, विवाह के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता कि आप जो भी निर्णय लेने जा रहे हैं, जो बच्चा बड़ा हो गया उसके लिए ये बात है कि जो बच्चा बड़ा हो गया, जो आपके बगल में बैठ करके शायद मेरा कार्यक्रम ना देखता हो, कि पता नहीं ज्योतिष क्या दिन भर लेकर के बैठते रहते, उन लोगों को मैं बात बताऊं, मैं भी आप ही की उम्र का हूं। तो एक बात कि जब भी आप कोई निर्णय लेने चलते हैं, कोई भी निर्णय जो आप लेने चाहते हैं, तो उससे सिर्फ आप नहीं बल्कि कई सारे लोग प्रभावित होते हैं। आने वाली नस्लें, वर्तमान का समाज, और आप तो समाज से अपने आप को काट करके अलग रख लेते हैं, पर वस्तुतः जिसको झेलना पड़ता है वो झेलना पड़ता है आपके माता और पिता को। क्योंकि अगर वो एक बार भी संतुष्टि नहीं हुई उनकी, तो दुनिया वाले तो पता नहीं जीना हराम कर देते हैं। क्योंकि इसमें आपके माता और पिता का कोई दोष नहीं होता, इसमें हमारे सामाजिक जो है वो संस्कारों का और सामाजिक जो ताना बाना है उसका, वो जो लोच है ना, वो उसका प्रभाव है। इसके कारण माता पिता को सफ़र करना पड़ता है। ये दूसरी बात है। तीसरे नंबर पे, आपका कोई भी निर्णय स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये अवश्य ही उसका अवलोकन आवश्यक है। तो निश्चित रूप से ये विचार की बात होगी कि आपके निर्णय से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, और आपके निर्णय को कितने लोगों की पुष्टि हो रही है, कितने लोगों से वो पुष्टित है। जैसे आपके माता, आपके पिताजी, आपके घर और परिवार के लोग, उधर के माता पिता और उधर के परिवार के लोग, इन लोगों का आशीर्वाद कहाँ जाएगा। और आशीर्वाद का मतलब भाग्य होता है, और भाग्य के ही बदौलत व्यक्ति जो है वो आगे उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। कुंडली को समझने से पहले हमें 5 से 6 प्रमुख बिंदुओं पे अवश्य ही चर्चा कर लेनी चाहिए कि जब आप प्रेम विवाह करने चल रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पे आपको निश्चित ही थोड़ा रुक करके, थोड़ा सहम करके, थोड़े से आराम से उस चीज़ को आगे बढ़ाना है। जैसे सबसे पहले आपकी कुंडली का चंद्रमा, अगर आपका जन्म शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष के 10वीं 9वीं तिथि तक का है, 9वीं तिथि तक का है, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली का चंद्रमा अच्छा है। लेकिन अगर इससे आगे और इससे पीछे है, तो विचारणीय होगी बात कि आप प्रेम विवाह के लिए कितने मजबूती से खड़े हैं, और फिर आपका मन उसको कितना हामी भरता है। या फिर उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके द्वारा जो लिया गया निर्णय है वो कितना परिपक्व और सही है। ये पहली बात जो चंद्रमा पे निर्भर करती है। दूसरा, आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य जब जन्म कुंडली में 6वें, 8वें और 12वें भाव में हो, या फिर गुरु सूर्य के द्वारा अस्त होते हो, या फिर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जन्म कुंडली में नीच की होती हो, सूर्य नीच राशि में बैठे हों, और कहीं से भी उनको कोई अतिरिक्त अच्छा बल न मिल रहा हो, तो ऐसी अवस्था में जातक जो होता है वो आत्म केंद्रित हो जाता है, और फिर वो किसी को भी विचारता नहीं है। मतलब उसके निर्णय फिर किसी के द्वारा भी प्रभावित नहीं होते, वो सिर्फ अपने बारे में विचार करता है। फिर वो किसी को भी नहीं देखता कि उसके माता पिता को कौन सा दंश झेलना पड़ेगा और कौन सा शूल उनके सीने में उतरेगा। ऐसा है। फिर वो सिर्फ अपने बारे में, और कई बार तो अपने बारे में भी नहीं विचार करता है, खुद को भी भूल जाता है, सामने वाले को दिन भर सोचता रहता है।
ऐसी मैं ये बात अपने मन से नहीं कह रहा, ये किसी की बात है जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि मैं तो पंडित जी उससे इतना प्रेम करती हूँ कि खुद को भूल बैठी हूँ। खुद की जो है वो अ, बनावट, खुद का काम, खुद का करियर, सब कुछ मेरा जो है वो मैंने देखा ही नहीं है। मैंने सिर्फ उसी को देखा है और दिन रात मैं उसी को सोचती रहती हूँ। ऐसे ये लोगों के स्टेटमेंट है। तो ये गुरु और सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमजोर होते हो, कमजोर होने का मतलब कि अगर आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य खराब हैं, तो भरोसे के साथ ये बात कह सकता हूं कि आप स्वार्थी हैं और निस्संदेह आपको अपने निर्णय पे भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भरोसेमंद नहीं हो सकते। और सामने वाले की कुंडली में अगर गुरु और सूर्य अगर खराब हो और चंद्रमा और बुध खराब हो, तब तो मैं पैर पड़ता हूं, बिल्कुल भी भरोसा ना करना, चाहे वो आपके सामने कितनी ही डिंग मार ले। पक्की बात है। ये तीसरी नहीं दूसरी हो गई, गिनते जाना मैं कौन कौन सी बात बता। उसके बाद विचार करने वाली बात क्या है, आप दोनों जो जोड़े हैं, पति और पत्नी जो बनने वाले हैं या जो सामने जो जातक और जातिका हैं, इन लोगों की कुंडली में कहीं से भी किसी भी तरीके से शनि और मंगल का प्रभाव बनता हो, मतलब शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे, शनि की सातवीं दृष्टि मंगल पे, शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे, मंगल की चौथी दृष्टि शनि पे, मंगल की सातवीं दृष्टि शनि पे, मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पे, तो दोनों को ही ये बात कहने वाली है कि रुक जाने में ही भलाई है। क्योंकि ये स्थिति आपको पता नहीं को देखो। और एक बात यहाँ पे और भी विचार करने वाली, आप कोई आवश्यक नहीं है कि प्रेम विवाह कर लिए तो लड़का जो है वो बहुत अच्छा वेल सेटल्ड है और बहुत सारा धन कमाता है, उसकी नौकरी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छे। आप विचार करके देखिए ना, टीना डाबी का क्या हुआ था। वो तो उनसे तो बहुत मतलब उस कितने वर्षों में उन्हें वो तो टॉप कर गई, पर हुआ क्या, अंत उनका क्या हुआ। तो ऐसी अवस्था में मतलब वो बुद्धिमान नहीं थी, बिल्कुल थी, पर निस्संदेह कुछ ना कुछ कमजोरी रही थी, क्योंकि कुंडली मैचिंग नहीं थी वहां पे, या जो भी बातें कर सकते हैं। अब उसमें तो बहुत सारी चीजें होती, पर वही बात है कि आपको ये भरोसे के साथ ये बात करनी होगी कि निश्चित रूप से जो आप निर्णय लेने जा रहे हैं वो कितना शुद्ध है, कितना परिपक्व है, और उस पे हमारे ऋषि महर्षियों के बनाए गए सूत्रों के कितने सिद्धांत फॉलो करते हैं। जैसे अगर आप कोई एक प्रमेय निकालते हैं तो उस पे बहुत सारे सिद्धांत जो होते हैं वो बने होते हैं कि ये सिद्धांत भी फॉलो कर गया, ये सूत्र भी लागू होता है। कोई भी एक डेटा जो आप तैयार करते हैं तो उसमें जो मैनिपुलेशन किया जाता है तो ये भी फिट बैठता है, ये भी फिट बैठता है, ये भी चीज़ ठीक होती है। इससे जो है वो एक पूरा जो है वो सिस्टम बहुत ही मजबूत हो जाता है। पर जब आपकी कुंडली मिलाने के जितने भी सूत्र और जितने भी सिद्धांत हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा, दैवज्ञों के द्वारा दिए गए हैं, अगर वो एक भी सूत्र और कोई भी सूत्र बहुत अच्छे तरीके से लागू न होता हो, उसकी कोई काट ढूंढनी पड़ती हो, तो निश्चित रूप से वो विवाह बचने की स्थिति में बड़ा कम होता है। तो शनि मंगल वाली बात अलग रही, और ये जितने भी सूत्र, अब यहाँ पे एक बात और भी होगी जो बहुत ज़्यादा विचार करने वाली होगी कि आप जब कुंडली मैच करने जा रहे हैं, जैसे किसी ज्योतिषी से जो देख रहा है कि कुंडली में कैसे योग बने हैं, तो वहाँ ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो सकता है। तो वहां पे आपको जब भी अगर अंक कमजोर मिल रहे हो, जैसे कम से कम 16 अंक कुंडली मिलनी चाहिए, कम से कम कुंडली 16 अंकों से मिलनी चाहिए, और 16 अंक से अगर कम कुंडली मिलती हो तो, और साथ ही साथ अगर उसमें ग्रह मैत्री न हो, मतलब राशि दोनों के अलग अलग बनते हो और राशियों के अधिपति अलग अलग, राशियां नहीं, राशि के अधिपति अगर परस्पर मित्र ना होते हो, जिसे ग्रह मैत्री कहा जाता है, अगर वो मैच ना करता हूं, मैं तो सबसे ज्यादा इसी बात पे भरोसा करता हूं कि जिन व्यक्ति के कुंडली में ग्रह मैत्री नहीं मिले होते, उनकी आपस में कभी बनती नहीं है और बड़ा उसको खींच करके लेके चलना पड़ता है। जब वर्ण दोष हो जाए तो व्यक्ति एक दूसरे से बात और चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते। जब वर्ण के बाद जो है वो भकूट आदि हो जाए तो व्यक्ति आर्थिक रूप से एक दूसरे के लिए कभी भी भाग्यशाली साबित नहीं होता। ये बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद, क्योंकि ये तत्व की बात है, आपके शरीर जो ग्रह गुण मिलान होते हैं, वर्ण मिलान होते हैं, जो गण दोष होता है, ये क्या होता है, ये वस्तुतः आपके शरीर का एलिमेंट, जैसे हमारे शरीर में हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, मतलब अग्नि और आकाश। तो ये जो 5 तत्व है, इन पांचों तत्वों का जो समावेश हमारे शरीर के अंदर है, वो उसके शरीर से कितना मैच करता है, मतलब हमारे शरीर का एलिमेंट उसके एलिमेंट से कितना पैरेलली काम कर रहा है। अगर वहां पे थोड़ी भी गड़बड़ी होती है तो फिर वो आपके संतान में
फिर वो आपके आर्थिक परिदृश्य को, फिर वो आपके सामाजिक परिदृश्य को, फिर आपके मानसिक परिदृश्य को, फिर आपके संपूर्ण जीवन काल को पता नहीं कैसे कैसे किसी न किसी तरीके से प्रभावित करेगा। अब कुछ यहां पे ये कहेंगे कि होना ही था, नहीं, होना ही नहीं था। बुद्धि जो यहां है, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, चश्मे का इस्तेमाल करिए, संयंत्र का इस्तेमाल करिए, और उसके बाद अगर आपके पास संयंत्र नहीं होता तो आप मंगल तक पहुंचते, बोलते होना ही नहीं है, पर वो संभव हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास संयंत्र था, क्योंकि आपके पास बुद्धि थी, क्योंकि आपके पास आपका गणित था। तो इन सबके सहारे आपने मंगल और चंद्रमा की दूरी को मिनटों में और घंटों में और सेकंड में और दिनों में और हफ्तों में तय कर लिया। क्लियर है? ठीक उसी तरीके से जो भविष्य में घटनाएं घटित होने वाली हैं उस वैवाहिक जीवन में, उसको किसके माध्यम से देखा जाएगा? तो यही गण मिलान से, यही गुण मिलान से, यही भकूट मिलान से, यही ग्रह मैत्री से, यही वर्ण दोष से, इन्हीं सब चीजों से। और शरीर के अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, तेज, वायु और आकाश, ये जो तत्व होते हैं, इनके तत्वों से ही वो चीजें देखी जाती हैं कि दोनों का मैच कैसा है, दोनों कितने, जैसे पंच महाभूतों का जो डेरा है हमारे शरीर में, जिसके ही डेरे से प्रभावित होकर के हमारा ये शरीर बना हुआ है, ये कैसे काम करता है। तो ये बहुत सारी ये चीजें साइंटिफिक है। ये कोई ऐसे, जैसे आप विवाह में RH फैक्टर मिलाते हो, विवाह से पहले कहा जाता है RH फैक्टर देख लो, तो वही ये चीज आप साइंटिफिकली देख रहे हैं। और यहां पे वही चीज जो है वो सीधे स्पष्ट 2 सेकंड की बात भी नहीं होती, और ज्योतिषी आपको यूं बता देता है कि ये विवाह कैसा रहने वाला है। ये बहुत सारी चीजें। तो आपको शनि मंगल देखना है। उसके बाद जो है वो शनि मंगल का मतलब क्या है? वो निगेटिव जो थॉट हैं, जो निगेटिव सेंस होता है, वो शनि मंगल होते हैं। कई बार आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस दे देंगे। और पीसफुल कौन बनाता है? तो गुरु पीसफुल बना देते हैं, चंद्रमा पीसफुल बना देते हैं, शुक्र पीसफुल बना देते हैं, बुध जो है वो वैधानिकता दे देते हैं, बौद्धिकता दे देते हैं, आपके पास कम से कम तार्किक क्षमता दे देते हैं। पर ये शनि और मंगल राहु केतु का प्रभाव रहेगा तो आपको एग्रेसिव बना देंगे। आप जल्दी ही किसी निर्णय पे जाकर के एकदम पूरे साहस के साथ बलवती होकर के स्थिति आपकी बैठ जाती है, फिर आपको कुछ सोचता ही नहीं है। तो ये विचार करने की बात है। दूसरे नंबर पे कि आपकी कुंडली में गुरु सूर्य कैसे हैं। अगर गुरु और सूर्य ठीक नहीं होंगे तो व्यक्ति नैतिक तत्वों से कमजोर होता है, और ऐसी अवस्था में वो सिर्फ अपने बारे में विचार करता है, उसको कुछ भी सोचता नहीं है, और दुनिया के बारे में वो कभी भी सोचना जरूरी भी नहीं समझता है। तो ये बात मैंने इतनी सारी बातें बताई। अब उसके बाद आपको क्या देखना है? उसके बाद आपको ये देख लेना चाहिए कि आपकी कुंडली के लग्न के अधिपति और उस जातक या जातिका की लग्न कुंडली के अधिपति कौन बनते हैं। वो परस्पर मित्र हैं या परस्पर शत्रु, ये एक तरफ देख लिया। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली के नवांश कुंडली के अधिपति और उधर उस जातक या जातिका के नवांश के अधिपति परस्पर मित्र हैं या शत्रु, ये अवश्य देखना चाहिए। और कुंडली मिलान की ये सबसे अच्छी और गंभीर बात है। उसके बाद प्रेम विवाह जब भी करने जा रहे हैं तो एक बात और भी अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपके जन्म का नक्षत्र और उसका चरण, और उस जातक या जातिका के जन्म के नक्षत्र और उसका चरण दोनों एक नहीं होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए। अगर एक हो जाए तो कई बार वैधव्य योग देखना पड़ता है। अब ये बात करते हैं यहां तक रोक के कि कुंडली में विवाह के योग, प्रेम विवाह के कैसे बनते हैं। जैसे अगर जन्म कुंडली के 5वें भाव पे शनि की दृष्टि हो, मतलब देखते हो, या शनि बैठे हो, या यहां पे इस भाव के अधिपति पे शनि की दृष्टि हो, या इस भाव के अधिपति के साथ शनि बैठे हो, या इस भाव के अधिपति के साथ यहीं पे शनि बैठे हो, और ये सारे ही सूत्र इस भाव पे, उसके बाद इस भाव पे, उसके बाद इस भाव पे, और इस भाव पे, और इस भाव पे लागू होते हैं। मतलब इस भाव के अधिपति के साथ शनि बैठे हों, दृष्टि करते हों, यहीं पे बैठे हों, इस भाव के अधिपति को देखते हों, या साथ में युति कर रहे हों, यही बात यहाँ भी लागू होनी चाहिए। यही बात इस भाव में भी लागू होनी चाहिए, यही बात इस भाव में भी लागू होनी चाहिए। शनि मंगल राहु केतु, शनि कहने का मतलब मेरा शनि मंगल राहु केतु, ये सबके साथ ये बात होनी चाहिए, क्योंकि ये आप स्वयं, आपकी प्रकृति, ये आपका संबंध, लॉन्गिविटी ऑफ रिलेशनशिप, ये चौथा आपकी कुंडली में मेंटल पीस कितनी रहने वाली है। विवाह जो आप करने वाले हैं
वस्तुतः उसमें बाद में कितनी शांति रहने वाली है ये कौन देखेगा। तो ये आपकी कुंडली का चौथा भाव बताता है। यहाँ से आपको प्रेम तो हो जाता है, यहाँ से आपके जीवन में कोई व्यक्ति आ तो जाता है, यहाँ से आपके व्यक्तित्व का आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है कि आप किस तरफ आपकी पुलिया जा रही है। वो पुल जो आपने बनाए हैं, वो जो संबंधों का जो जमावड़ा लगा रखा है, आपका व्यक्तित्व किस तरीके का है, मतलब नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या फिर वो कैसा है। तो ये लग्न में शनि मंगल राहु केतु पापक ग्रहों का खाली प्रभाव होगा तो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचेगा और थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाएगा। धन भाव से शनि मंगल राहु केतु तो एक तो विवाह आने में दिक्कत हो और दूसरा वो दिक्कत बहुत ही मशक्कत के साथ उसको निभाना पड़ता है। कई बार कटुता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये बात यहाँ पे हो तो विवाह के बाद शांति ही ना रहे। कई बार सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे से रहेंगे, पर वो बात यहाँ पे लागू ही नहीं होती। यहाँ से प्रेम करते तो हैं पर ये बात ही आपको प्रेम विवाह के लिए विवश करती है और यहाँ पे आपका गृहस्थ स्वीकार होता है, जहाँ पे आकर के आप कई बार वो दाम्पत्य उतनी मजेदार तरीके से आपको आनंद नहीं दे पाता जिसके लिए आप उसको छोड़ करके या उसको पकड़ने के लिए सबको छोड़ चुके होते हैं। और सबसे जो ज्यादा आवश्यक है कि आपकी कुंडली में विवाह में अगर कुंडली 16-17 अंकों से ना मिल रही हो तो मैच कम से कम अंक मिलने चाहिए। और अगर कई बार कुंडली में अंक बहुत अच्छे मिल रहे हों, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, ऐसे तो कुछ होता नहीं है, पर अगर ऐसी कोई बात है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना जीवित ही ना रह पाए, तब फिर दैवज्ञ और देव कृपा से भगवान का आशीर्वाद या भगवान की स्तुति समझ करके उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। परंतु फिर भी दोनों को ही निश्चित रूप से ज्योतिषियों के संपर्क में अवश्य ही हमेशा रहना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन, ब्राह्मणों से सत्कार प्राप्त करता रहे और ब्राह्मणों को सत्कार देता रहे। गाय की सेवा, एकादशी का व्रत, चतुर्थी का व्रत, ब्राह्मण और मंदिरों का दर्शन आवश्यक उसके जीवन में होता रहे और ज्योतिषियों पे और धर्म और शास्त्रों पे उसका विश्वास हमेशा होता रहे। पुराण आदि का अध्ययन उसके जीवन में बना रहे तो इन सबके सहयोग से उसके जीवन की नैया यूं पार हो जाती है। लेकिन ये सब भी तभी काम करेंगे जब आपकी कुंडली में इतने सारे सुयोग और दुर्योगों का अध्ययन आप पहले कर चुके होंगे। गीता जी के 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ये हिदायत दी है। हिदायत नहीं, दरअसल उन्हें बताया है कि जिस तरीके से तुमने मुझे देखा है, ऐसे ही जिस तरीके से तुमने मुझे देखा है वैसे मुझे कोई देख नहीं सकता। चतुर्भुज स्वरूप में तुमने मुझे देखा था ना, ऐसे मुझे कोई देख ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। मुझे बहुत ही विषम परिस्थिति में ये स्वरूप लोगों को, अपने भक्तों को दिखाना पड़ता है जब वो मेरे सामान्य स्वरूप पे भरोसा नहीं करता। क्योंकि अर्जुन को तो ये बात पता थी नहीं और कई बार वो भ्रम में अपने आप को, वो जो है वो क्या हुई थी बात वहां पे, अर्जुन कई बार अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कह देते थे। तो भगवान को ये बात लगती थी कि मैं इसका जो है वो सारथी हूं, मैं इसका रथ हाँक रहा हूं, जीवन का रक्षक बना हुआ हूं और ये स्वयं को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कह बैठता है। निश्चित रूप से इसे अपना स्वरूप दिखाना ही होगा। और ऐसी अवस्था में उस यज्ञ के मैदान में, उस युद्ध के मैदान में, जहां पे यज्ञ मतलब कितने ही प्राणों की आहुतियां भविष्य के रूप में देनी जाने वाली, कितने ही लोग जो है वो उस हवन कुंड में जलने वाले हैं, मरने वाले हैं, रक्त की नदी बहने वाली है, आज भी मिट्टी लाल है और ये सब घटित होने वाला है। और फिर भी ये अर्जुन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कर देता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो एक ही है और वो है परमपिता परमेश्वर। एक जन है, अभी कमेंट में उन्होंने मुझे पूछा है कि मैंने जैसे लिखा था कि सर्वश्रेष्ठ लग्न की कुंडली, एक बात बताता हूं, निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है। कर्क लग्न अगर सर्वश्रेष्ठ नहीं होता तो भगवान राजा राम की जन्म की स्थिति लग्न में कर्क की क्यों बनती? अगर मकर लग्न की कुंडली में गुरु, सूर्य और चंद्रमा कमजोर भाव के अधिपति क्यों बनते? विचार करिए। जो स्थिति वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा, सूर्य और मंगल को श्रेष्ठतम स्थिति में ले जाकर के रख देती है, वो मकर लग्न की कुंडली में क्यों नहीं होती है? वहां तो मारक और अष्टमेश हो जाते हैं। श्रेष्ठतम लग्न होता है और श्रेष्ठतम लग्नों का प्रभाव भी श्रेष्ठतम होता है। आप उठा करके देखिए मकर लग्न वालों का जीवन, मकर लग्न वालों की कुंडली में कारक, अकारक और मारक ग्रहों के वर्गीकरण को देखिए तो निश्चित रूप से पता चल जाएगा। परमात्मा की निश्चित रूप से एक बात बताता हूं, सभी तो परमात्मा के ही रचे बसे हैं, पर कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ सामान्य क्यों होते हैं? निश्चित रूप से उसके पूर्व जन्म के कृत्य के आधार पर ही उसका लग्न निर्धारण होता है। और एक बात बताऊं, जो श्रेष्ठता कर्क लग्न की होगी वो श्रेष्ठता धनु लग्न की नहीं होगी, और जो श्रेष्ठता धनु लग्न की होगी वो श्रेष्ठता
तुला लग्न की नहीं होगी। जो श्रेष्ठता तुला लग्न की होगी वो श्रेष्ठता मकर लग्न की नहीं होगी। बहुत सामान्य ये सारी चीजें। एक तो फिर अगर लग्न श्रेष्ठ नहीं होता तो फिर अगर आप ये सिरे से निकाल रहे हो कि नहीं लग्न श्रेष्ठ नहीं होता, कोई भी लग्न, सभी लग्न सामान्य हैं, तो फिर ग्रहों की परिभाषा आप भूल जाएंगे। फिर ग्रहों के कारक अकारक और मारक ग्रहों का प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। फिर परिपाटी ही पूरी ध्वस्त हो जाएगी और फिर सारे सूत्र भी निष्फल हो जाएंगे। निश्चित रूप से लग्न सर्वश्रेष्ठ होता है। कर्क लग्न, वृषभ लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, ये सब लग्नों का अलग अलग प्रभाव होता है और निश्चित रूप से वो आपको बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा से भी ज्यादा प्रभावित करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपका ये सवाल जो जिन्होंने भी पूछा था, नाम तो याद नहीं है क्या था, मैं देख लेता हूँ। अभी हाल का ही, अभी जस्ट कार्यक्रम बनाने बैठा हूँ तभी का ये कमेंट है, मैं उनका नाम बता देता हूँ। उनका नाम है ये कहाँ गए, क्या था नाम, बहुत नीचे चला गया कमेंट लग रहा है, तो अब क्या बताऊं। हाँ, यहाँ JEE 2024 लिखा है कि लेकिन मेरी नज़र में कोई भी लग्न सर्वश्रेष्ठ तो हो ही नहीं सकता, सब बराबर हैं। भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज़ सर्वश्रेष्ठ या बेकार नहीं होती। निश्चित रूप से बेकार और सर्वश्रेष्ठ की बात नहीं है, वो दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। पर हाँ, आपके पूर्व जन्म के आधार पर ही आपको लग्न मिलता है जो आप जीते हैं। अगर कमजोर लग्न और कमजोर ग्रह, कमजोर लग्न, लग्नेश कमजोर, तो संपूर्ण कमजोर। निश्चित रूप से ये बात विचार करने वाली है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। कार्यक्रम काफी लंबा बन गया है, कुछ अलग तरीके से भी इसको बनाने का प्रयास किया है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।